होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। और हमने कल जो पढ़ा था उसको सबसे पहले फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन न्यू चीजें पढ़ने वाले हैं। अभी तक अपन ने देखा था एक मोनोपोली मार्केट, मोनो यानी सिंगल और पॉली मतलब सेलर, मतलब सिंगल सेलर होता है। ड्यूओपोली में हमने देखा था कि दो सेलर होते हैं और ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं। कल अपन ने देखा था ओलिगोपोली बहुत अच्छी तरीके से हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें लेस नंबर ऑफ फर्म होती थी, इंटरडिपेंडेंट होता था। सेलिंग कॉस्ट क्या होता था भैया, इसमें सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता था। अनसर्टेनिटी रहती थी डिमांड का, क्योंकि भैया अगर कोई चेंजेस लेके आता है तो डिमांड कई बार बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है। रिजिड प्राइस होती है, ठीक है, नॉर्मली चेंज प्राइस नहीं होती है इसमें, ठीक है। फर्म जो है वो प्राइस चेंज करना अच्छा नहीं मानते, मतलब वो नहीं करते, रिजिड होते हैं प्राइस चेंज के ऊपर। प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन में हमने कुछ यहाँ पे मॉडल्स देखे थे, जिसमें कॉर्नट ड्यूओपोली मॉडल हमने देखा था, जिसमें अपने को पता है कि भैया क्या होगा इसमें, बाकी लोगों के एक्शन को क्या करेंगे भैया, नजरअंदाज करते हुए सबसे आगे बढ़ने वाली है। उसमें टू थर्ड अपन ने देखा था, आउटपुट टू थर्ड एंड प्राइस टू थर्ड अपन ने देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था स्टेकलबर्ग ड्यूओपोली मॉडल, उसके अपन ने देखा था कि भैया इसमें क्या होता है, इसमें अपना लीडर फॉलोवर होता है, मतलब एक पर्सन होता है जो लीडर होता है, वही चीजें जो करता है वो बाकी वाले लोग क्या करते हैं, उसे फॉलो करते हैं। बेट्रेंड ड्यूओपोली मॉडल, उसमें अपन ने देखा था कि हर एक जो प्रोड्यूसर होता है वो अपनी प्राइस को कम करना चाहता है ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। फिर हमने देखा था एज एज ग्रोथ मॉडल। एज ग्रोथ मॉडल में क्या था कि भैया एक ने अगर प्राइस कम कर दी तो दूसरा वाला भी उसी को फॉलो करेगा। इवन उसने डिसाइड किया था कि मैं हाई प्राइस चार्ज करूंगा, अपना डिसीजन साइड में रखेगा और जो दूसरे ने कॉम्पिटिटर ने किया उसे क्या करेगा, फॉलो करेगा। कल्यूसिव ओलिगोपोली, इसमें क्या करते थे भैया, कार्टेल एक जो होता फॉर्म करते थे। कार्टेल का मतलब ये होता है भैया कि सारे लोग मिलके आ जाते थे और डिसाइड कर लेते, मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई करते, उसे बोलते हैं कार्टेल, जो इलीगल होता है, ठीक है। उसका बेस्ट एग्जांपल है ओपीईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया गया है। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमने देखा था, जिसमें कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, यानी कि कॉस्ट आप डिसाइड करते थे, ठीक है, कॉस्ट आप ढूंढते थे, फिर आप डिसाइड करते थे मुझे 10% प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट के ऊपर 10% चढ़ा के आप सेलिंग प्राइस को डिसाइड करते थे, ठीक है। कैसे आप प्राइस को डिसाइड करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। लिमिट प्राइसिंग मतलब इतनी प्राइस को लो लेके आ जाएंगे कि बाकी लोग जो है, जो नई फर्म है वो एंटर ही ना कर पाए, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही लोअर कॉस्ट यहाँ पे प्राइस लेके आ जाते हैं। जो बड़ी वाली फर्म है वो ऐसा चीजें कर सकती है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब क्या करती है, पहले लो प्राइस रखती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और धीरे धीरे प्राइस को क्या करती है, बढ़ा देती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब अलग अलग पर्सन से अलग अलग चार्ज करेगी। जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए टिकट की प्राइस अलग होगी, कोई बड़ा है तो उसके लिए अलग सी प्राइस होगी। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, यानी कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब आपको साइकोलॉजिकली थोड़ा अट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं, 15,000 की जगह 14,999 रखते हैं। इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकली हमें लगेगा भैया ये 14,000 का है, ठीक है। डायनामिक प्राइसिंग मतलब फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइस बहुत चेंज होती रहती है। टारगेट प्राइसिंग मतलब हमने फर्म ने जितना पैसा लगाया, फर्म सोचती है भैया मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मुझे 10% का रिटर्न चाहिए, मतलब मैं जितने भी यूनिट बनाऊं, मैं 1 यूनिट बनाऊं या 50,000 यूनिट बनाऊं, मुझे 10% का रिटर्न चाहिए, मतलब मुझे 10,000 रुपए अर्न करने हैं। अब हम क्या करेंगे, 10,000 डिवाइड बाय टोटल यूनिट जितने आपने प्रोड्यूस किए, मतलब उतना पर यूनिट आपको प्रॉफिट चाहिए, और आप क्या करते हो, कॉस्ट में ऐड करके आपकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हो। फिर हमने देखा था एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग का मतलब ये होता है बेटा कि आप वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ फिक्स कॉस्ट भी आप कवर करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका होता है वो आप इकट्ठा करोगे, फिर आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को पर यूनिट में डिवाइड करके उसको भी जोड़ लोगे, और जो टोटल कॉस्ट आई उतना आप एटलीस्ट कवर करना चाहोगे एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग के हिसाब से। हाई लो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, ओके थोड़ा सा बीच में अटक रहा है क्या, एक सेकेंड, लेट मी चेक, ठीक है, आ जाइए बेटा। हाई लो प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि हम दूसरे जो पर्सन है, दूसरी जो फर्म है, उससे प्राइसिंग अपनी हाई रखेंगे, बट सामने हम क्या करेंगे, कुछ कूपन देंगे ताकि क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे और भैया दूसरी बार अपनी जगह पे आएंगे, क्योंकि अपनी अपनी कूपन होगी तो कूपन को यूज करने के लिए बार बार अपनी जगह पे ही आना पड़ेगा। फिर हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो एडिशनल कॉस्ट आपकी लग रही है, मार्जिनल कॉस्ट लग रही है, उतना तो आप एटलीस्ट कवर करना ही चाहोगे, उससे नीचे नहीं जाना चाहोगे, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे,
ठीक है, चलिए, तो ये अपन ने क्या कर दिया है, ये अपन ने अभी तक का रिवाइज कर दिया है। ठीक है, आ जाइए। गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, तो यहाँ तक का अपन ने क्या किया है, रिवाइज कर लिया है। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। और अभी अपन क्या करने वाले हैं, अभी अपन नई चीजें सीखने वाले हैं, जिसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में हमें बात करना है। आज हम क्या बात करने वाले हैं बेटा, आज हम बात करने वाले हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके लेट्स गो। तो आई होप आपको आगे वाली चीजों में लगभग कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ने वाले हैं बेटा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। अगर टाइमिंग के बारे में शायद जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा होता है भैया मोनोपोली। यहाँ पे होता क्या है, काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और काफी सारे सेलर भी होते हैं। बट जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बायर की अवेयरनेस होती है, यहाँ पे बायर की इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोनोपोली वाली चीज भी होती है और परफेक्ट कंपटीशन वाली भी चीज होती है। इसलिए अपन इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। इसके बारे में अपन पढ़ते बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, आ जाइए बेटा। ठीक है, ओके, मैंने जो लिंक शेयर करी उसमें मैंने गलत टाइम लिख दिया। हाँ, इसलिए ऐसा हुआ। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, मैंने 10:30 की जगह 10:45 लिख दिया लिंक में। वैसे क्लास अपना 10:30 से ही था। कोई बात नहीं, आ जाइए, शुरुआत करते हैं भाई। आ जाइए। चलिए, तो परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं, अगर कोई बाद में से जुड़ेगा तो भैया उसको रिवाइज करवा देंगे अच्छे से। डो नॉट वरी अबाउट इट। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, भैया किसने इंट्रोड्यूस किया, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ब्लू से हाईलाइट करना चाहूंगा। इट इज द मार्केट विद द मैनी सेलर ऑफ द प्रोडक्ट। काफी सेलर होते हैं भैया, मैनी सेलर होते हैं। क्या होता है, मैनी सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट आर डिफरेंट। प्रोडक्ट आर डिफरेंट भैया। उसमें क्या था, एकदम से होमोजीनियस था। यहाँ पे सर्टेन एस्पेक्ट में आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट रहने वाला है। द फीचर्स ऑफ द मोनोपोली एंड कंपटीशन आर कंबाइंड। भैया मोनोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोली एंड कंपटीशन आर कंबाइंड, इसको भी मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा। शायद आपको पूछा जाए कि भैया कौन सा ऐसा मार्केट है जिसमें मोनोपोली एंड कंपटीशन दोनों कंबाइंड होता है। भैया दोनों कंबाइंड होता है, तो ये आपका होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। Hence is called the monopolistic एग्जांपल। भैया कॉस्मेटिक और शॉप, कॉस्मेटिक और शॉप के बारे में एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि भैया कोई शॉप होगा, ठीक है, साबुन होगा। क्या होता है इसमें भैया, इसमें काफी सारे प्रोड्यूसर होते हैं, काफी सारे लोग साबुन प्रोड्यूस करते हैं, हेयर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, शैम्पू प्रोड्यूस करते हैं। बट थोड़ा थोड़ा एस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज होता है। कई कोई लोग बोलते हैं भैया कि गुलाब की फूल की खुशबू आएगी, ठीक है, कोई लोग बोलते हैं भैया आपके हेयर स्ट्रेंथ हो जाएंगे, कोई बोलते हैं भैया स्मूथ हो जाएंगे, कोई बोलेंगे शाइनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग एस्पेक्ट, थोड़ा बहुत अलग अलग एस्पेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट भैया मैनी सेलर रहते हैं, प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। यहाँ पे मोनोपोली एंड कंपटीशन दोनों के फीचर्स कंबाइन रहते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। आ जाइए, कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहला, कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब काफी सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। शैम्पू तो अलग अलग काफी सारे आपको शैम्पू मिल जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है। A commodity is produced by considerable number of producers. Since there are more number of producers, no one control the output in the market.
भैया इसमें कोई भी मार्केट की आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि काफी सारे प्रोड्यूसर है और काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नो वन कंट्रोल दी आउटपुट, आउटपुट कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट भैया थोड़ी बहुत कुछ एस्पेक्ट में आपको डिफरेंट मिलेगी। जैसे कि शैम्पू की बात करें तो भैया अगर लक्स का शैम्पू होगा तो वो शायद ब्लैक कलर का बना रहे हैं और वो ऐसा बता रहे कि आपके जो हेयर है वो शाइनी हो जाएंगे। हेयर एंड केयर वाले जो बना रहे हैं वो ब्लू कलर का बनाते हैं, वो बताते हैं कि भैया आपके जो हेयर है वो एकदम से स्ट्रेंथ हो जाएंगे, ठीक है। तो अलग अलग चीजें आपको बताते हैं। द कमोडिटी ऑफ द ईच प्रोड्यूसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर प्रोड्यूसर, ठीक है। अब जो कमोडिटी है मतलब जो प्रोडक्ट है वो क्या रहेगी भैया, डिफरेंट आपको मिलेगी। द डिफरेंस मे बी ड्यू टू मटेरियल यूज, मटेरियल यूज के कारण आपको डिफरेंट मिले, या कलर डिजाइन के कारण आपको, या स्मेल के लिए, या पैकिंग के लिए, या ट्रेडमार्क। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस मिलेगा, कमोडिटी क्या होगी भैया, डिफरेंट होगी। और कैसे डिफरेंट होगी, ड्यू टू मटेरियल यूज, कलर डिजाइन, स्मेल, पैकेजिंग, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। इस तरीके से क्या होगा बेटा, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट होने वाला है। जो अभी जुड़े उनके लिए मैं फिर से एक और बार यहाँ से रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में और मजा आ जाए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में हम बेटा बात कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस किसने किया, इंट्रोड्यूस यहाँ पे आपने को किया हुआ है प्रोफेसर चैम्बरलिन ने। आपका यहाँ पे ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे काफी सारे सेलर रहते हैं, काफी सारे सेलर रहते हैं, बट प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट रहता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, सेलर भी काफी सारे, बायर भी काफी सारे, दोनों को नॉलेज भी था और प्रोडक्ट भी होमोजीनियस था। यहाँ पे क्या है भैया, सेलर काफी है। देखो काफी लोगों को पता नहीं चलता भैया दोनों में डिफरेंस क्या है। समझो दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि यहाँ पे सेलर तो काफी सारे हैं, ठीक है, बायर भी आपको मिलेंगे, बट सेलर को जो नॉलेज रहता है सब चीजों का, बट बायर को यहाँ पे नॉलेज नहीं रहता। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों को नॉलेज रहता है, ठीक है। दूसरी चीज, वहां पे प्रोडक्ट एकदम से होमोजीनियस था, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे मोनोपोली एज वेल एज कंपटीशन का दोनों का आपको कंबाइन देखने को मिलेगा, इसलिए इसे बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कंसिडरेबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स, मतलब प्रोड्यूसर्स काफी सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। मैं पहले प्रोडक्ट बोला था, दोनों चीजें सेम ही है भैया, प्रोडक्ट भी ज्यादा है, प्रोड्यूसर भी ज्यादा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट आपका थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखेगा, कैसे दिखेगा, मटेरियल कलर में ऐसे आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट, भैया काफी सारे प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर जिनको आना है वो आ सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फर्म अलाउड टू एंटर इनटू अ प्रोडक्शन एंड लीव द मार्केट व्हेन द प्रॉफिट आर हाई, प्रॉफिट भैया क्या होगा, हाई होगा, न्यू फर्म क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। भैया जैसे ही प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, ये जो शैम्पू बेच रहे हैं, शैम्पू में तो यार बहुत प्रॉफिट है, चलो शैम्पू बनाते हैं, आपने उसको ज्वाइन किया, ठीक है, प्रॉफिट आपने बहुत अच्छा कमा लिया। और देखो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ना, प्रॉफिट कम होता जाता है, कंपटीशन बढ़ता है प्रॉफिट कम होता जाता है। क्यों, क्योंकि हर एक फर्म क्या करती है, प्राइस को कम लेके आने का ट्राई करता है। जैसे कि अगर बात करें बेटा कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है जो 100 रुपए में बिक रही है, ठीक है, और वो बन रही है सिर्फ 20 रुपए में, प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। जैसे ही कॉम्पिटिटर कोई आएगा वो 90 में बेचना शुरू करेगा, क्यों, क्योंकि उसको मार्केट को एक्वायर करना है। तो जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है वो सीधा 80 पे कर देगा, फिर 70 पे आएगा। इस जैसे जैसे नया कंपटीशन आता जाएगा, प्राइस नीचे लेके आता जाएगा, इससे क्या होगा भैया, प्रॉफिट कम होता जाता है, ठीक है। तो जैसे ही प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा फर्म एंटर करेगी। इन केस ऑफ लॉसेस, इन इनएफिशिएंट फर्म विल लीव। जैसे ही लॉस होगा, इनएफिशिएंट फर्म जो होगी, मतलब जो नहीं संभाल पाएगी अपने आप को, वो क्या करेगी भैया, लीव कर देगी। सेलिंग कॉस्ट, यहां पे भी आपका सेलिंग कॉस्ट ज्यादा रहता है। अगर आपको यहाँ पे क्या है भैया, मैनी सेलर है, अगर भैया सेलर ज्यादा है तो आपको कस्टमर को एक्वायर करने के लिए उनको अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है, तो आपको यहाँ पे बेटा सेलिंग कॉस्ट बढ़ानी बहुत जरूरी है, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज, देखो भैया परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्ट नॉलेज था, मतलब ठीक है, बट यहाँ पे तो इम्परफेक्ट नॉलेज है, ठीक है। इम्परफेक्ट नॉलेज, बायर विल हैव एन इम्परफेक्ट नॉलेज, मतलब बायर को पूरा नॉलेज नहीं होता भैया कि कौन सा शैम्पू अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा, बस उसमें दिखाया जाता है, उसी पे बिलीव करते हैं और क्या करते हैं भैया, परचेज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ड्यू टू एडवर्टाइजमेंट एंड अदर डिवाइसेस कंज्यूमर परचेज द कमोडिटी, मतलब अगर आपको ऐसा दिखाया गया कि भैया जो हेयर एंड केयर है उससे क्या होगा, आपके जो हेयर है वो एकदम से स्ट्रेंथ होंगे। अब आपको लगता है कि भैया सिल्की तो है मेरे पे, तो आप क्या करोगे, लक्स का शैम्पू नहीं परचेज करोगे, आप हेयर एंड केयर का परचेज करोगे। आपको नॉलेज नहीं है कि एक्चुअल में वो करता है कि नहीं करता है, बट हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज पे बिलीव करते हैं। इसे कहते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द बायर, ठीक है। चलिए आ जाइए, फिर अपन बात करते हैं बेटा प्राइस डिसीजन। Each firm purchase a commodity with the small differences. Each firm produce the commodity with the small differences. It is due to this reason that firm will decide the price of his product. अब इसमें क्या होगा, लक्स वालों ने 200 ml की बोतल का शैम्पू का प्राइस रखा है 30 रुपीज,
वही हेयर एंड केयर भैया 35 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, 50 भी रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अलग पर्पज से उसको दिखा रहे, एडवर्टाइज कर रहे, तो वो क्या दिखा रहे भैया, हमारे जो उसके अंदर ऐसे न्यूट्रंस, ऐसी चीजें डाली गई है कि आपके हेयर एकदम से स्ट्रेंथ हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकते हैं, कम भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं, मतलब प्राइस डिफरेंट हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि प्राइस भैया लगभग 99% सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्राइस चेंज होगी, बायर को नॉलेज है कि क्या चीज परचेज करनी है, क्या चीज परचेज नहीं करनी है, कितने में परचेज करनी चाहिए। यहाँ पे बायर को नॉलेज नहीं है, इसलिए आप क्या कर सकते हो, प्राइस को चेंज कर सकते हो, हायर और लोअर भी आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। Each firm produce the commodity with a small difference, and due to this reason that firm will decide the price of its product। ठीक है, वही फर्म क्या करेगी, डिसाइड करेगी मुझे कितने में बेचना है, मैं डिसाइड कर दूंगा। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, उसमें प्राइस क्या होता है भैया, प्राइस टेकर होता है, मोनोपोली में प्राइस मेकर होता है। आई होप आपको याद होगा। अब आते भैया प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपका प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिसाइड होता है। देखो, अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा, कोई भी पर्सन होगा भैया, कोई भी पर्सन होगा कम प्राइस रख के लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसके कुछ एक्सेप्शंस है, जरूर से है, बट कम प्राइस रख के हम डिमांड को कहीं ना कहीं तक एटलीस्ट 70-80% तक हम गेन कर सकते हैं। और इसी को गेन करने के लिए लोग क्या करेंगे, लोग भैया उनकी प्राइस क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अब देखो होगा क्या, होगा ये, अगर मैं बात करूं, इस कर्व के बारे में, ये है मार्केट का कर्व, मार्केट का कर्व, ठीक है। मतलब भैया अगर इतनी प्राइस है, इतनी क्वांटिटी बिकेगी आपकी, ठीक है, इतनी प्राइस है तो इतनी क्वांटिटी बिकेगी, इतनी प्राइस है तो भैया आपकी इतनी क्वांटिटी बिकेगी। बट मुझे ये बताओ कि बायर को भले ही नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट कई बार क्या होता है, प्राइस से इंपैक्ट होता है। हाँ भैया होता है, डेफिनेटली होता है प्राइस से इंपैक्ट। कई बार हम क्या करते हैं, ठीक है भैया ये भी अच्छा ही होगा, ये ले लेते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिखा, और लिखा है कि भैया सभी पर्पस के लिए काम में आएगा, चलेगा, ये ले लेते हैं, ये अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्म क्या करेगी, फर्म भैया ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेगी, प्राइस को कम करेगी। अब देखो, एक फर्म अगर प्राइस को कम करेगी तो ज्यादा कस्टमर उस फर्म के वहां पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। तो उस फर्म का जो, उसका जो कर्व होगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मतलब पहले जो फर्म थी उस यहाँ पे इतना बेच रही थी, जैसे वो कम करते गई भैया आगे बढ़ती गई, जैसे ही कम कर दिया भैया आगे बढ़ गई। इससे क्या होगा, जब एक फर्म, ये एक फर्म, ये एक फर्म का भैया कर्व है, और ये जो है वो पूरे इंडस्ट्री का कर्व है। इंडस्ट्री का कर्व कैसा रहेगा, लगभग इस तरीके का रहेगा, उसमें ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बट जैसे ही एक फर्म भैया प्राइस चेंज करेगी, बहुत कम लेके आ जाएगी, उसका क्या होगा, क्वांटिटी ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। हाँ भैया समझ में आता है, क्वांटिटी ज्यादा बिकना शुरू हो जाएगा। बट अब मेरे को ये बताओ, जैसे ही ये एग्जाम्पल, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जियो जब आया था तब जियो ने क्या किया था, पहले फ्री में दे रहे थे, बट फिर जियो ने क्या अनाउंस किया, जियो ने भैया अनाउंस किया 299 में 3 मंथ्स, याद है, उसका सबसे पहला प्लान ये था। अभी तक एयरटेल और वोडाफोन क्या कर रहे थे, एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया, एयरसेल, डोकोमो, ठीक है, ऐसा भी आएगा टाटा डोकोमो, टाटा का, ठीक है, वो सब लोग क्या कर रहे थे भैया, 199 में 28 डेज 1 GB। भैया हम 28 दिन तक 1 GB चलाते थे, कैन यू बिलीव दिस, 28 दिन तक 1 GB चलाते थे, और भैया चार्ज करते थे 199। अब आप ये सोचिए कि अगर वो आज हमें 300 रुपए में 28 GB दे रहे हैं, जो 200 में 1 GB देते हैं, उनका तगड़ा प्रॉफिट था उस टाइम पे, कितना तगड़ा प्रॉफिट था, आप सोचिए सिर्फ कितना तगड़ा प्रॉफिट था। सालों ने हमको मतलब हैरान करके रख दिया, सिर्फ 1 GB। भैया यहाँ पे अब आप कैसे दे रहे हो, ठीक है, तो जियो ने आया, जियो ने क्या किया, ये फॉर्म ये ड्रॉ किया भैया, जियो भैया यहाँ पे आ गया, क्या हो गया, इसका कर्व ये बन गया। एकदम से कस्टमर क्या हो गए, वोडाफोन वोडाफोन सब बंद को सिर्फ साइड में रखा, मोबाइल को चालू रखने के लिए, और सबने क्या किया, जियो का फर्म ये भैया परचेज करना शुरू कर दिया। अब जियो का जैसे ही परचेज करना शुरू कर दिया, जियो का कर्व कुछ ऐसा हो गया, प्राइस भैया कम है, प्रॉफिट मतलब क्या दे रहा है, सर्विसेज ज्यादा दे रहा है, तो इसका फर्म का कैसे बन गया, इस तरीके का कर्व बनेगा कि नहीं बनेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब ये देख के, ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम, मतलब मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये देख के ये सारी कंपनियों ने क्या सोचा, भैया अगर हम ऐसे ही 200 रुपए में 1 GB देंगे तो कोई खाक भी हमें नहीं टच करेगा और हमारी कंपनियां बंद हो जाएगी। तो कंपटीशन में आने के लिए उन्होंने भी क्या कर दिया, भैया हम भी आपको देंगे 299 में 3 मंथ्स। पता है सब कंपनियों ने कर दिया था, फिर याद होगा आइयो आपको। अब सब कंपनियों ने कर दिया तो अब कस्टमर के लिए फिर से क्या हो गया, एकदम से लेवल वाली चॉइस हो गई।
अब अपन क्या सोचेंगे, अब अपन ये सोचेंगे जियो का नेटवर्क ना थोड़ा कम आता है, वही प्राइस में वोडाफोन मिल रहा है, वोडाफोन का नेटवर्क कहीं ना कहीं ज्यादा आता है, एक काम करते हैं वोडाफोन का परचेस कर लेते हैं। ये होता है कि नहीं होता? होता है। अब इससे क्या होगा, इससे कस्टमर फिर से क्या हो जाएंगे, 50-50 फिर से बढ़ जाएंगे, मतलब 50-50 मतलब फिर से हर एक फर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगी भैया, इक्वल उसके कंज्यूमर हो जाएंगे। और फिर से ये जो इंडस्ट्री का कर्व था, ये ग्रीन वाला, ये फिर से कैसा हो जाएगा भैया, ये फिर से ये जो रेड वाला है ऐसा ही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सब फर्म ने, एक ने प्राइस को चेंज किया, बेनिफिट को चेंज किया, दूसरे ने भी क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अब कस्टमर के पास फिर से क्या हो गया भैया, मतलब सब कोई में भी जाओ, कोई भी कंपनी के साथ आप परचेस करो, क्या होगा, विन विन सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया भैया, यहाँ पे फिर से आपका कर्व क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का आपका कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने ये कर्व जो समझाया मैं बुक में से बाद में समझाऊंगा, पहले आपको ये समझ में आ गया बेटा कि अगर एक फर्म है वो अपनी प्राइस कम करती है या बेनिफिट ज्यादा करती है तो उसका कर्व कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से, आउटपुट ज्यादा होगा, ठीक है, कम प्राइस में। और इंडस्ट्री का कैसे रहेगा, थोड़ा स्ट्रेट वाला रहेगा। जैसे ही सारी फर्म चेंज करेगी, जैसे ही सारी फर्म चेंज करेगी, फिर से इसका डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सबका इक्वल हो जाएगा, फिर से वो क्या हो जाएगा भैया, इंडस्ट्री वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपना क्या रहेगा बेटा, इस तरीके से अपना कर्व बनता है। अब इन कर्व को क्या कहते हैं, पहले आपको समझा दिया, अब इस कर्व को थियरी में पढ़ते हैं, क्योंकि अगर मैं थियरी पढ़वाता तो भी आपको मजा नहीं आता। ठीक है, चलो आगे। परसीव्ड डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो तरीके के यहाँ पे डिमांड कर्व रहते हैं, दो तरीके के डिमांड कर्व रहते हैं, एक परसीव डिमांड कर्व, एक प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। परसीव डिमांड कर्व की अगर हम बात करें तो डिमांड कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन क्वांटिटी एंड डिमांड एंड प्राइस सच नाइदर ऑफ द फर्म हैज एनी फर्दर इनिशिएटिव टू डेविएट फ्रॉम दैट डिसीजन। ये क्या कहना चाहता है भैया, ये कहना चाहता है कि ये मैं ग्रीन वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्रीन वाला मतलब एक ने अगर चेंज किया है तो दूसरा वाला भी वही डिसीजन लेगा। ठीक है, उस डिसीजन से अलग नहीं जाएगा, उसी डिसीजन के साथ जाएगा। भैया जियो ने जो डिसीजन लिया वही डिसीजन क्या लेके बाकी वाली कंपनी लेगी, क्योंकि उनको भी इस बेनिफिट को उठाना है। ठीक है, तो वो भी क्या करेगी, उसी डिसीजन के साथ जाएगी। तो ये आपका बन गया भैया परसीव्ड डिमांड कर्व। परसीव्ड डिमांड कर्व एक सिंगल फर्म के बारे में बात करता है, और प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व क्या करता है, दिस डिमांड कर्व कैप्चर द इंपैक्ट ऑफ ऑल द फर्म, इंपैक्ट ऑफ ऑल द फर्म भैया साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहां पे हम लिख सकते हैं सिंगल फर्म, ठीक है, और ये ऑल फर्म। ठीक है, तो पहले क्या होगा भैया, जैसे ही प्राइस कम करोगे तो ये ग्रीन वाला जो हमने कर्व ड्रॉ किया ना, ग्रीन वाला वो हो जाएगा, मतलब परसीव्ड हो जाएगा भैया, मतलब कम प्राइस पे ज्यादा बेनिफिट। और फिर सब चेंज कर देंगे भैया, सब चेंज कर देंगे, तो ये जो प्रोपोर्शनेट जो इंडस्ट्री वाला होता है, सेम परसीव्ड फिर से क्या बन जाएगा, इंडस्ट्री वाला प्रोपोर्शनेट बन जाएगा, क्योंकि फिर सबका कर्व कुछ ऐसा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, आपका जो परसीव्ड है वो फिर से क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल बन जाएगा। प्रोपोर्शनल मतलब इंडस्ट्री का, अगर एक ने चेंज किया दूसरा भी चेंज करेगा, तो फिर से क्या हो जाएगा, सबकी डिमांड क्या हो जाएगी, सेम तरीके से हो जाएगी। तो पहले परसीव्ड जरूर से होगा जब एक ने चेंज किया, बट सबने चेंज किया, वो फिर से प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ऑल फर्म का जो चार्ट है वो एक जैसा ही बन जाएगा। तो परसीव्ड डिमांड कर्व एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो और इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे आता है, जब आपका परसीव्ड एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व यहां पे टकरा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है भैया, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, वहां पे आपकी प्राइस एंड क्वांटिटी आपका सेट होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा फॉर योर कमेंट। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, परसीव्ड डिमांड कर्व एंड प्रोपोर्शनल डिमांड कर्व। यहाँ पे सिंगल फॉर्म लिख देना ताकि जब आप पढ़ाई करो तब आपको याद रह जाए, परसीव्ड मतलब सिंगल, प्रोपोर्शनल मतलब ऑल। ठीक है, चलो ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहां पे आएंगी, पहले तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू, आपको ये तो पता ही है। ठीक है, मार्जिनल कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम द बिलो, बिलो से मार्जिनल कर्व क्या करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ठीक है, आ जाइए पढ़ते हैं और ग्राफ से देखते हैं कि कैसे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। जैसे परफेक्ट कंपटीशन का था उसी तरीके का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसी तरीके का आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ये ड्रॉ करोगे, एक तो ये वाला, एक आप ड्रॉ करोगे भैया ये वाला मार्जिनल रेवेन्यू, एक एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू नीचे जा रहा है तो भैया ज्यादा रिएक्ट करेगा, वही चीज मार्जिनल कॉस्ट अगर ऊपर जा रहा है तो भी क्या करेगा, ज्यादा, पहले नीचे आएगा तो ये नीचे ज्यादा आएगा, और ऊपर जाएगा तो भी भैया मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा ऊपर जाएगा। तो ये अपन ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ड्रॉ किया था, सेम टू सेम चार्ट है।
अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, आपको क्या पूछा, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होगी, वो आपकी क्या होगी, क्वांटिटी होगी। तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट और ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू, इन दोनों को कहे ना भैया यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, क्वांटिटी बन गई। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। अब आपकी प्राइस क्या होगी, प्राइस इज इक्वल टू एआर, तो एआर मतलब ये आपकी क्या बनी, प्राइस बनी, ये आपके क्या बनी भैया, प्राइस बनी यहाँ पे, ठीक है। और आपकी कॉस्ट कौन सी बनेगी, एसी, यानी कि एसी जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी क्या बनेगी, कॉस्ट। तो अब यहाँ पे आपको देखने का एवरेज कॉस्ट आपकी क्वांटिटी पे कहाँ पे टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है भाई, तो ये क्या बनेगी, आपकी कॉस्ट बनेगी, ठीक है। अगर आपको कहीं पे लिखना है, यहीं कहीं पे लिखना है, तो आप लिख लीजिए कि आपको आउटपुट कैसे डिटरमाइन करना है। देखो अगर आपको ग्राफ को समझना है ना, तो ये चीज समझ लो, आउटपुट डिसाइड करने के लिए आपको ये देखने का कि जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगी, वो आपका आउटपुट होगा, मतलब वो आपका क्या होगा, आउटपुट, ब्रैकेट में लिख दो क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। और कितनी प्राइस पे आप बेचोगे, अगर आपको प्राइस डिसाइड करनी है कि मेरी प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस, तो प्राइस को डिसाइड करने के लिए आपको क्या देखने का कि मैंने जो क्वांटिटी, पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आपका है क्वांटिटी डिसाइड करने का। क्वांटिटी जैसे आपको मिल गई, फिर आपको देखने का मेरी प्राइस क्या होनी चाहिए, सेलिंग प्राइस। तो प्राइस वो देखोगे कि ये मेरी क्वांटिटी है, तो इस क्वांटिटी पे कौन सा भैया, प्राइस के लिए कौन सा होता है, एआर कर्व देखने का कि कहां पे टकरा रहा है। अगर आप इस फॉर्मूला इसमें यहां पे आप देखोगे, तो पहले आप क्वांटिटी कैसे देखोगे भैया, मैं देखूंगा एमआर और एमसी कहां पे टकरा रहा है, मैं देखूंगा आई लाइक ये रहा, तो ये मेरी क्वांटिटी बन गई। क्वांटिटी भैया मतलब यहां पे आएगा ये वाला। अब मैं क्या देखूंगा, प्राइस, मैं प्राइस कैसे देखूंगा, एआर कर्व, तो मैं ढूंढूंगा एआर किधर है, ये रहा एआर। अब मैं देखूंगा एआर मेरा कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, इस क्वांटिटी के एग्जैक्ट सामने, देखो यहाँ पे, तो ये मेरा क्या बन गया, प्राइस बन गया, ठीक है। यानी यहाँ पे प्राइस अपन इस तरफ लिखते हैं वाई एक्सिस पे, इसलिए ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट में कैसे डिसाइड करूंगा, अगर मेरे को कॉस्ट डिसाइड करनी है तो मैं एसी कर्व को देखूंगा, किसे देखूंगा, एसी कर्व को देखूंगा, एसी यानी किधर, ये रहा। अब मैं देखूंगा मेरा क्वांटिटी पे कहां पे टकरा रहा है, ये रहा, तो ये मेरी क्या बन गई भैया, कॉस्ट बन गई, यानी ये मेरी कॉस्ट बन गई, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया। तो प्रॉफिट आपका कितना बनेगा, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये आपका प्रॉफिट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी प्राइस आपको ज्यादा मिल रही है और इतनी आपकी क्वांटिटी है, तो ये आपका क्या बनेगा बेटा, ये आपका प्रॉफिट बनेगा। आई होप आपको समझ में आया। मुझे एक बार बताइए, मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया बेटा, ये पूरा कर्व आपको समझ में आया बेटा, ये कैसे कर्व ड्रॉ किया, परफेक्ट कंपटीशन में इसी तरीके से था, ये भी इसी तरीके से है। यहाँ पे आपको क्या भैया, प्रॉफिट दिखाया है। अगर लॉस दिखाना है या नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाना है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखो अगर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट दिखाना होता तो आप क्या करते पता है, आपको देखो रेवेन्यू जितनी है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा, मतलब आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होगा, तो क्या होगा भैया, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाते हैं, हाँ भैया आ जाते हैं। तो देखो क्वांटिटी आपकी ये रही, ठीक है। अब आपका क्या है, एआर भी, प्राइस भी ये रहा, क्वांटिटी और प्राइस आपकी। अब आपको कॉस्ट कितनी चाहिए, एसी, एसी एसी कर्व आपका क्या है, कॉस्ट है। बट अगर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस करना है, तो एसी कर्व एंड एआर कर्व सेम क्वांटिटी पे भैया सेम जगह पे टकराने चाहिए। मतलब यहां पे एआर टकरा रहा है, तो मेरा एसी कर्व मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा, इस तरीके से। क्यों इस तरीके से, क्योंकि मेरा मेरा जो एसी कर्व है ना, वो इधर टकरा है, मतलब मेरी एआर जहां पे टकरा रहा है, वहीं पे अगर मेरा एसी कर्व टकराएगा ना, एआर जहां पे टकरा रहा है वहीं पे अगर मेरा एसी कर्व टकराएगा, तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये वाला, मेरा रेवेन्यू प्राइस भी क्या हो जाएगा, ये वाला। मतलब मेरा प्राइस एंड कॉस्ट क्या हुआ, सेम हुआ। अगर मेरी प्राइस एंड कॉस्ट सेम हुआ, मतलब ये प्राइस अगर फॉर एग्जांपल 10 है और ये यूनिट है भैया 50 यूनिट, तो मेरी प्राइस कितनी है 10, मेरी कॉस्ट कितनी है 10, मेरे को प्रॉफिट कुछ भी नहीं भैया। समझ में आ रहा है, इस तरीके से होता है। भैया अगर लॉस दिखाना है तो क्या करेंगे, अगर मेरे को लॉस दिखाना है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, बहुत मजेदार है भाई। अगर आपको ये समझ गए ना भैया, बहुत इजी है। देखो अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे आपका पहले ले लेते भैया ये एम आर, ये ले लेते हैं ए आर, ठीक है, ये एम आर और ए आर हो गया। फिर अपन क्या करते हैं भैया, हम एक अपने को निकालना पड़ेगा एमसी, एमसी निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अपने को कॉस्ट डिसाइड करनी है। तो भैया मैं एमसी को इधर से लेता हूँ, अरे क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए इस तरीके से मैं क्या लूंगा, ओके। अब मुझे ये बताओ मेरा जो क्वांटिटी है वो कितना आएगा, ये मेरा एमसी कर्व है, ये मेरा एमआर कर्व है, ये मेरा
AR कर्व है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, एक और कर्व मुझे ड्रॉ करना है और वो मुझे ड्रॉ करना है AC का, बट AC का मैं कॉस्ट का बाद में ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले मुझे कोई बताएगा कि मेरा यहाँ पे क्वांटिटी कितना आएगा। भैया क्वांटिटी आपका MC एंड MR जहां पे टकरा रहा है वो आएगा, तो यहाँ पे आएगा मेरा क्या है, ये मेरी क्वांटिटी है, ये मेरी क्वांटिटी बन गई, मतलब मेरी क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। हाँ भैया ओके, अब मेरी क्वांटिटी तो मेरे को पता चल गई। अब मेरा प्राइस क्या है भैया, प्राइस आपका वो है कि आपकी जो क्वांटिटी है, मतलब ये वाली, इसके सामने AR कहां पे आ रहा है। तो अगर मैं देखूंगा कि इसके सामने मेरा AR आ रहा है भैया, यहां से मैं ऊपर जाऊंगा ऐसे, ठीक है, मैं क्या जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, क्योंकि AR कर्व मेरे ऊपर है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा ये रहा, मतलब मेरी प्राइस कितनी बनी भैया, ये वाली मेरी प्राइस बनी। आपको आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, प्राइस, ये आपकी क्वांटिटी और ये आपकी प्राइस, दो चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी अपने को देखना है सिर्फ कॉस्ट, अपने को क्या देखना है, कॉस्ट। अब मेरे को ये बताओ, अगर मेरे को प्रॉफिट दिखाना है, अगर मेरे को प्रॉफिट दिखाना है तो मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए भैया, कम होनी चाहिए। कम, इसका मतलब ये होता है कि ये मेरा जो क्वांटिटी वाला है ना बेटा, क्वांटिटी वाला, ये जो प्राइस है, प्राइस, इसके नीचे कहीं पे मेरा कॉस्ट आना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा लॉस आएगा, लॉस आएगा। मतलब प्राइस के नीचे, ये प्राइस है, इसके नीचे अगर मैं कहीं पे काट के निकलूंगा कॉस्ट का कर्व, तो मेरा कॉस्ट कम आएगी प्राइस से, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बट अगर मैं एग्जिट इधर से काट के निकलेगा, अगर एग्जिट इधर से मेरा कॉस्ट का कर्व काट के निकलेगा, तो क्या होगा, मेरी कॉस्ट एंड प्राइस दोनों सेम हो जाएगी। हाँ भैया, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। और अगर मेरे को लॉस दिखाना है तो इसी क्वांटिटी पे, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली पूरी, इसी क्वांटिटी में मैं कॉस्ट इधर लेके जाऊंगा, मतलब कॉस्ट को मैं और ऊपर लेके जाऊंगा भैया, प्रॉफिट प्राइस से भी ऊपर। मतलब मैं कैसे कॉस्ट कर्व निकालूंगा पता है, कुछ इस तरीके से मेरा कॉस्ट कर्व निकालूंगा। और जैसे ही मैं अपना कॉस्ट कर्व इधर से निकालूंगा, अब मेरे देखो मेरी कॉस्ट कहां पे आ जाएगी, मेरी कॉस्ट भैया आ जाएगी एग्जैक्ट में, क्वांटिटी तो मेरी सेम रहेगी, तो मैं क्वांटिटी से देखूंगा भैया, यहां से मैं देखूंगा, ओके मेरा कॉस्ट इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं मेरी कॉस्ट की बात करूं, तो माई कॉस्ट विल बी दिस, ठीक है। और अगर मैं इधर से इधर लेके आऊं तो मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा भैया, ये वाला, यानी मेरा कॉस्ट बना ये वाला। अब देखो मैं बेच रहा हूं 10 रुपए में, मेरी कॉस्ट बन रही है 12 रुपए, मेरे को क्या होगा, घाटा होगा, सिंपल सी बात है। तो मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये समझ में आ गया बेटा, ये कर्व समझ में आया कैसे करने का। सबसे पहले आप क्वांटिटी डिसाइड करोगे कैसे, MR इज इक्वल टू MC, फिर आप प्राइस डिसाइड करोगे AR कर्व से, आप कॉस्ट डिसाइड करोगे AC कर्व से। अगर आपको प्रॉफिट दिखाना है तो AC कर्व को देखो यहां से नीचे से लेके आया, देखो ये वाला, यहां से नीचे से लेके आया, AC कर्व को क्वांटिटी पे नीचे टच किया, मतलब प्राइस से नीचे टच किया, ठीक है। प्राइस भैया यहाँ पे आ रही है क्वांटिटी पे AR वाला, और आपने नीचे से AC को टच किया। अगर आप एग्जिट यहां से करते तो नो प्रॉफिट लो लॉस, और अगर आप AC को इधर से लेके जाते तो आपको यहां तक कॉस्ट लेके आनी पड़ती, तो आपका क्या हो जाता भैया, ये कॉस्ट हो जाती, तो आपका घाटा हो जाता। तो इस तरीके से बेटा आपका पूरा का पूरा ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये कर्व अच्छी तरीके से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। घर पे जाके एक बार जरूर से प्रैक्टिस करना, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा आ जाइए। अब देखो ये कर्व क्या है, ये कर्व लॉन्ग रन दिखाता है, वो शॉर्ट रन दिखाता था भैया, ठीक है, कि शॉर्ट रन में कैसे रहता है, परफेक्ट कंपटीशन के जैसे ही रहता है। बट जो चेंजेस होता है, जो डिसीजन में चेंजेस आता है, जैसे जियो ने चेंजेस किया, ठीक है, तो वो लॉन्ग रन चेंजेस होता है। ऐसा नहीं होता भैया कि सडनली 2 महीने के लिए ये कर दिया, 5 महीने के लिए, वो नहीं होता भाई। ये क्या रहता है बेटा, लॉन्ग रन के चेंजेस रहते हैं। और लॉन्ग रन वाला ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है, जैसे मैंने ऊपर ड्रॉ करके दिखाया था, ठीक है। तो आपका नॉर्मली देखो, ये आपका MR कर्व यहाँ पे दिखाया, ये आपका कौन सा है भैया, ये आपका AR कर्व है, ठीक है। ये आपका लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है, और ये आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। तो अगर आप भैया कैसे करोगे, अगर आपने प्राइस कम किया तो आपका जो डिमांड हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा, वो किसी तरीके से राइट साइड में आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा भैया, आपको प्रॉफिट होगा। बट जैसे ही सारी फर्म क्या करेगी, सारी फर्म उसका डिसीजन ले लेगी, भैया हम भी क्या करेंगे 299 में 3 मंथ देंगे, तो अब कस्टमर के पास फिर से क्या होगा, किसी भी कंपनी को चूज करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिमांड फिर से क्या हो जाएगी भैया, जैसी थी पहले वैसी हो जाएगी, मतलब फिर से हम कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया, ठीक है। ऊपर अलग अलग ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक साथ में दोनों कर को ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। आ जाइए देखो इसको पढ़ते कि लॉन्ग रन में क्या कहा है। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग रन में क्या करते बेटा, जैसे ही प्रॉफिट दिखता है नई फॉर्म आ जाएगी, नई फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ऐसे लगेगा अभी अपना कोई काम नहीं है भैया, प्रॉफिट इसमें नहीं है, तो वो क्या करेगा, निकल जाएंगे।
Excess profit earned by each firm during the short run would attract the new firm into this market. मतलब शॉर्ट रन में जो प्रॉफिट अर्न कर रही थी, जो शॉर्ट रन में, देखो टाटा डोकोमो, उसने देखा कि भैया एयरसेल, उसने एयरसेल ने क्या देखा कि काफी सारी जो वोडाफोन है, हच है, मतलब क्या बोलते हैं, वोडाफोन हच दोनों चीजें सेम ही है, वोडाफोन है या फिर आइडिया है, वो सब ना बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं। बट उन्होंने क्या देखा कि शॉर्ट रन देखा और देख रहे भैया ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नए नए लोग अट्रैक्ट हो गए, मतलब एयरसेल ने अपना सिम भैया लॉन्च कर दिया। एज देयर इज नो बैरियर ऑन द एंट्री इनटू द मार्केट, कोई भी बैरियर नहीं था, ठीक है, न्यू फर्म कैन इजीली एंटर इनटू द मार्केट इन द लॉन्ग रन। एज अ रिजल्ट द एक्चुअल मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म लेस देन बिफोर। अब देखो ये समझना आपको, पहले तो एक्सेस प्रॉफिट होगा, अट्रैक्ट न्यू फर्म, एक्सेस प्रॉफिट होगा तो अट्रैक्ट न्यू फर्म, ठीक है, नो बैरियर ऑन एंट्री, कोई भी बैरियर एंट्री इसमें नहीं है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक्चुअल मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म विल बी लेस देन बिफोर। मतलब अब ये क्या कह रहा है भैया, पहले क्या था, पहले 10 लोग थे, ठीक है, 10 लोग अपने सिम सिम सेल कर रहे थे, ठीक है, सिम कार्ड, ठीक है, तो क्या हो रहा था, सबको भैया हजार हजार कस्टमर मिल रहे थे, बट ये 10 की जगह 20 लोग हो गए, तो अभी क्या हो जाएगा, मार्क मतलब जो एक फर्म को जो मिल रहा था वो कम हो जाएगा, किसी को 800 मिलेगा, किसी को 400 मिलेगा, किसी को 500 मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भैया एक्चुअल मार्केट शेयर, ये देखो, एक्चुअल मार्केट शेयर ऑफ ईच फर्म मतलब सिंगल फर्म, जो हर एक फर्म का जो मार्केट शेयर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जो पहले होता था उससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या कहना चाहते हैं, और ये क्या कहना चाहते हैं भैया, आ जाइए, और कहना चाहते हैं कि मार्केट शेयर डिमांड कर्व शिफ्ट इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही नई फर्म आएगी, जैसे ही नई फर्म आएगी वो लेफ्टवर्ड हो जाएगा। क्यों लेफ्टवर्ड हो जाएगा भैया, जितना डिमांड था अब डिमांड सबका क्या हो गया, कम हो गया भैया, तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड में मूव हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट शेयर कैसा होगा भैया, मार्केट शेयर डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। एट दैट सिचुएशन each firm may think that with the fall in their price product more quantity can be sold। अब उस टाइम पे क्या सोचेगी, उस टाइम पे क्या सोचेगी, each firm क्या करेगी, हर फर्म क्या सोचेगी कि भैया हम क्या करेंगे, फॉल इन द प्राइस, अगर हम क्या करेंगे, फॉल इन द प्राइस, तो मोर क्वांटिटी सोल्ड होगी। बट अब ये एक क्वांटिटी एक पर्सन नहीं सोच रहा, सब सोच रहे, मतलब अब देखो जैसे ही जियो ने किया, वोडाफोन ने भी सोचा, ठीक है, एयरटेल ने भी सोच लिया, आइडिया ने भी सोच लिया कि हम भी प्राइस गिराते, अब सब प्राइस गिराएंगे तो किसी को फायदा नहीं होगा। अगर जियो ने प्राइस गिरा है, जियो को फायदा हुआ, वोडाफोन गिराएगा तो थोड़ा बहुत वोडाफोन को भी फायदा हो जाएगा, बट अब सारे ने गिरा दिया भैया, तो अब कस्टमर के पास तो फिर से क्या है भैया, सबकी सेम प्राइस है, तो जो परचेज करना होगा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, with the fall in the product price more quantity can be sold following its perceived demand curve, इसे क्या कहते हैं, perceived demand curve। thus in attempt to increase the profit, मतलब ये जो अटेम्प्ट होता है प्रॉफिट इंक्रीज करने का, अ फर्म वांट टू लोअर द प्राइस, फर्म क्या करेगी, प्राइस को लोअर करेगा। इट एक्सपेक्ट्स टू टेल मोर अलॉन्ग इट्स परसीव्ड डिमांड कर्व। भैया हम ये ऐसा सोचते हैं कि हमारा परसीव्ड डिमांड कर्व बनेगा और हम ज्यादा बेचेंगे। अ सिचुएशन ऑफ प्राइस कंपटीशन वुड अराइज। अब क्या होगा, प्राइस कंपटीशन अराइज होगा, मतलब सब क्या करेंगे, सब प्राइस को कम करेंगे, सब कंपटीशन में लग जाएंगे, मैं कम लूंगा, मैं कम प्राइस लूंगा। व्हेन ईच फर्म ट्राइज टू डू द सेम थिंग इंडिपेंडेंटली, सब फर्म क्या करेगी, वही चीज को फॉलो करना शुरू कर देगी। इसलिए क्या होगा, फिर से जो परसिव डिमांड कर है वो प्रोपोर्शनल बन जाएगा, मतलब जो सिंगल डिमांड कर्व था, मतलब सिंगल फर्म का जो कर्व था वही कर्व बाकी सब फर्म का भी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे परसिव्ड जो होता है वो फर्स्ट मूवर को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, बट बाद में फर्स्ट मूवर के बाद जितने भी लोग होते हैं वो क्या बन जाते हैं भैया, सब एक साथ में चेंज करते हैं, सब सोचते हैं कि हमें भी बेनिफिट उठाना है, तो यहाँ पे किसी को भी उतना बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। तो इसे बोलते भैया आपका जो डिमांड कर रहा है वो मैंने आपको लॉन्ग रन है, शॉर्ट रन में मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ये वही दिया है कि भैया आपका जो शिफ्ट कैसे होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के बारे में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डेफिनेटली आपका सेलिंग कॉस्ट यहाँ भी बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेलिंग कॉस्ट क्या रहने वाला है, ज्यादा रहने वाला है। एक सेकंड अपन देख लेते हैं कितनी चीजें अपने को पढ़नी है। और ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, पहले मैंने जितना पढ़ा है उतना फटाफट से हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे का देखते हैं। किधर से करवाया था ये, पेनिट्रेशन प्राइसिंग तो हो गया था ना, हाँ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है।
यहाँ से हाईलाइट कर लीजिए फटाफट से और पढ़ते पढ़ते करिएगा बेटा, ठीक है? अगर 2 मिनट ज़्यादा लगेगी कोई इश्यू नहीं है।
चलो भैया हो गया, आ जाओ। अभी अपन बात करते हैं सेलिंग कॉस्ट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। भैया देखो अपन ने देखा था कि सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको सेलिंग कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। भैया सेलिंग कॉस्ट बढ़ाओगे आपका सेल भी बढ़ेगा, ठीक है, तो सेल भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। बट सेलिंग कॉस्ट को बढ़ाओगे तो मुझे ये बताओ एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब देखो सिंपल सी बात मुझे ये बताना बेटा, ठीक है, हम थोड़ा सा ना इकोनॉमिक्स में अकाउंट डाल के चलेंगे, कॉस्टिंग डाल के चलेंगे तो आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्ट ए बना रहे हो, क्या बना रहे हो, प्रोडक्ट ए बना रहे हो, जिसकी कॉस्टिंग आपको लग रही है 10 रुपए, और आप इसे बेचना चाहते हो भैया 13 रुपए में, ठीक है, सिंपल सी बात है। बट जब आपको पता चला कि यार हमारे यूनिट्स ना बहुत कम बिक रहे हैं, क्या हो रहा है, बहुत कम बिक रहे हैं, भैया कुछ करना पड़ेगा। आपने सोचा कि भैया पर यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं भैया, हम अगर हम एडवर्टाइजमेंट करें या सेलिंग करें, अरे सॉरी, एडवर्टाइजमेंट करेंगे यानी कि सेलिंग एक्सपेंस करेंगे तो हमारा यूनिट्स जो बिक रहे हैं वो बढ़ सकते हैं। अब मेरे को ये बताओ, ये था आपका एसी एवरेज कॉस्ट, इसके साथ आप क्या जोड़ोगे, आप इसके साथ जोड़ोगे भैया सेलिंग एक्सपेंस। अगर आपने सेलिंग एक्सपेंस 1 रुपए लगाया तो आपका टोटल टोटल एवरेज कॉस्ट कितना हुआ भैया, टोटल एवरेज कॉस्ट हुआ आपका 11 रुपए। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपको कोई बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट का बनाने का प्रोडक्शन का खर्चा, मतलब अगर आपका टोटल खर्चा कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट आपकी कितनी लग रही है, तो भैया आप 10 बोलोगे, नहीं बाबा नहीं, 1 रुपया भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसको सेल करने के लिए लगाए। टोटल कॉस्ट हमारी जो लग रही है एक प्रोडक्ट के लिए वो यहाँ पे 11 रुपए लग रही है। यानी कि आपका जो कर्व होगा भैया, अब देखो आपका जो कर्व होगा वो क्या होगा, आपका कर्व भी 11 रुपए वाले कर्व ही गिना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है पता है, अब होता यूं है कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का खर्चा किया बेटा, तो आपको बेनिफिट हुआ 400 का। दूसरी बार आपने 100 का किया तो आपको बेनिफिट हुआ भैया 300 का। एक और बार 100 का किया तो भैया आपको 200 का बेनिफिट हुआ। मतलब ये क्या होता है, डिक्रीजिंग में आपको क्या होता जाता है, बेनिफिट होता जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है, ये भी आपका जो कर्व बनेगा सेलिंग कॉस्ट, ये भी आपका कैसा कर्व बनेगा भैया, यू शेप में बनेगा। एवरेज कॉस्ट कर्व आपको पता है कि कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, और सेलिंग कॉस्ट सेलिंग एक्सपेंस ये भी आपका कुछ इस तरीके से बनता है। और हम दोनों को क्या करेंगे भैया, दोनों को मर्ज करेंगे और एक कर्व बनाएंगे, उसे बोलेंगे टोटल की जगह हम बोलेंगे ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व। क्या बोलेंगे बेटा, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं देखो, इस तरीके से बनता है, ठीक है। मैं ऊपर वाला भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ, डू नॉट वरी अबाउट इट। देखो ये कर्व कैसे बनता है, इक्विलिब्रियम कैसे आएगा भैया, अभी अपन ने देखा इक्विलिब्रियम कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा, जैसे हमने परसीव्ड और प्रोपोर्शनल का देखा तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, वैसे यहाँ पे कैसे भैया, यहाँ से काट के निकल रहा है, देखो ये वाला जो है ये कौन सा है भैया, ट्रू डिमांड कर्व है, ठीक है। लॉन्ग रन में अगर आप देखोगे तो लॉन्ग रन में आपको क्या होता है, लॉन्ग रन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, नो कॉस्ट, अरे सॉरी, जितनी कॉस्ट उतना ही आपको क्या हो जाएगा भैया, रेवेन्यू हो जाएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू, यानी कि आपको उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अगर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है भैया, यहाँ पे आ रहा है, इक्विलिब्रियम से यहाँ पे ये काट के निकलेगा। बट अब आप सोचोगे, अब आप देखोगे कि क्या होगा भैया, आपका जो यू शेप का होता है, ठीक है, आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कर रहे हो, बट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का कर्व भी यू शेप होता है, एवरेज कॉस्ट कर्व का भी क्या होता है भैया, यू शेप होता है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करोगे तो आपके डिमांड बढ़ने के चांसेस है कि नहीं, डेफिनेटली है। तो यहाँ पे ठीक है, इससे क्या होगा, यू शेप का है, तो यहाँ पे जहां पे भी लोएस्ट कॉस्ट आ रही है वहां पे आप क्या कर सकते हो भैया, एक्सपेंशन आपका हो सकता है, मतलब आपका डिमांड जो है वो इतना सा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है, टोटल टोटल आपका कौन सा बनेगा भैया, एवरेज कॉस्ट कर्व बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा है उसको एक बार फटाफट से अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। आज बहुत ज्यादा जूम हो गया, आ जाइए बेटा, ठीक है। The recognition of the product differentiation provide the rationale for a selling expenses incurred by any firm under monopolistic competition. The firm desire to accentuate the difference between its own brand. भैया हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांड एक अलग तरीके से देखी जाए, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी ब्रांड जो है वो अलग तरीके से देखी जाए, तभी तो उसका परचेज होगा, तभी तो अपनी सेल बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। डिजायर टू own brand and other brands of the product available through its advertising and other selling activities। वो कैसे करेगा भैया, एडवर्टाइजमेंट से और अदर सेलिंग एक्टिविटी से ये कर सकता है। The selling expense have a definite role in a strengthening the preference of the consumer for the advertisement product। अब देखो इससे क्या होगा, आपका जो
प्रेफरेंस होगा, कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस होगा वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। मतलब पहले वो उसके पास ए बी सी 3 प्रोडक्ट थे, हमने इतना एडवर्टाइज किया हमारी ए प्रोडक्ट का कि इसमें ये होता है इसमें ये होता है, तो उनका जो प्रेफरेंस होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेंथन द define the role in the strengthening the preference of the consumer for advertised product। मतलब जिसकी एडवर्टाइज हुई है उसकी उसके लिए जो कंज्यूमर होता है उसका प्रेफरेंस क्या हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है। ठीक है, कि भैया अपने को यही परचेज करना है। एंड द मेकिंग द डिमांड, और इससे क्या होगा, मेकिंग द डिमांड, इससे हम क्या करेंगे, डिमांड बनाएंगे हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर द प्रोडक्ट रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये रिलेटिवली क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा, मतलब प्राइस में चेंज होगा तो डिमांड में उतना चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, चैम्बरलिन आर्ग्यू दैट देयर आर बोथ द इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स। ये क्या कहता है भैया, इसने क्या आर्ग्यू किया, ये बोल रहा है कि वहां पे इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स भी है। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, कि जैसे आप कॉस्ट करते जाओगे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। ठीक है, आपने पढ़ा था यहाँ पे नीचे इस तरीके से, अगर आपका कर्व है तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो ज्यादा कॉस्ट होती जाएगी उसे बोलेंगे डिस इकोनॉमिक्स। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। इसे क्या बोलते हैं भैया, इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, यानी कि इसमें भी इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स होगा। पहले आप जब खर्चा करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा होगा ज्यादा होगा ज्यादा होगा, बट फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसी खर्चे में आपको बेनिफिट थोड़ा कम मिलेगा कम मिलेगा कम मिलेगा। इससे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब अगर आप पहली बार एडवर्टाइज करोगे तो लोगों को जो नहीं जानते वो परचेस करना शुरू करेंगे। ठीक है, 2 बार करोगे 3 बार करोगे आपको बेनिफिट मिलता जाएगा, बट कुछ समय के बाद सब लोगों को पता है। ठीक है, काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी कर दिया होगा प्रोडक्ट का, शायद वो दूसरी बार परचेज करना ना चाहे, या उस एडवर्टाइजमेंट से उनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। तो इससे क्या होगा, आपका यू शेप का क्या बनता है, सेलिंग एक्सपेंस का बनता है। ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट चार्जेस इन अ लेवल ऑफ आउटपुट एट द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है भैया, at the initial stage expansion in cell will not require, expansion of cell not require an equiproportionate increase in selling expense। मतलब ये कह रहा है कि भैया आपको सेल बढ़ाने के लिए, ठीक है, अगर 1 यूनिट का सेल बढ़ाना है तो 100 रुपए का खर्चा ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप 100 रुपए के खर्चे दो या 3 यूनिट को भी सेल बढ़ा सकते हो। ठीक है, मतलब जितना सेल बढ़ाना उतना आपको एक्सपेंस करना जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में, क्योंकि इससे क्या होगा, अब स्टार्टिंग में अभी लोगों जान भी नहीं रहे। ठीक है, अब जैसे जैसे जानते जाएंगे नए कस्टमर आते जाएंगे, बट अब देखो सब लोगों को पता चली गया है। ठीक है, तो अब एडवर्टाइजमेंट से उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, एंड दिस कॉज अ डिक्लाइन इन द spend more per unit of output to attract the buyer of other varieties and the average selling cost will rise। फिर क्या होगा, आगे जाके क्या हो जाएगा भैया, आपका एवरेज सेलिंग कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। सो द एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व बिकम यू शेप। ये भी कैसा बनेगा, एवरेज सेलिंग कर्व कैसा बनेगा, यू शेप का बनेगा। एंड द वर्टिकल समीशन ऑफ द यू शेप एवरेज कॉस्ट कर्व, और ये एवरेज कॉस्ट कर्व और दोनों का क्या बनेगा भैया, समीशन बनेगा। मतलब क्या होगा भैया, समीशन बनेगा, यानी दोनों को ऐड करके, जैसे मैंने आपको बताया समीशन यहाँ पे बनेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, हमने जो एग्जांपल लिया उसी हिसाब से। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट कर्व अगर 10 रुपए वाला है, ठीक है, और आपका सेलिंग एक्सपेंस कॉस्ट कर्व कितना है, 1 रुपए का, तो दोनों को समीशन करके 11 वाला अपन क्या बनाएंगे, एक नया कर्व बनाएंगे। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, उसे अपन बोलेंगे ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, समीशन ऑफ यू शेप्ड एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, एंड एवरेज सेलिंग कॉस्ट कर्व। आई होप आपको समझ में आ गया, और दोनों का समीशन करके अपन क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम आई होप आप अच्छी तरीके से अभी समझ पा रहे हो। सेलिंग एडवर्ट, इसमें सिंपल सी बात है कि भैया आप एडवर्टाइजमेंट पहले करोगे आपको बेनिफिट अच्छा होगा। एक समय आएगा जहां पे लोएस्ट आपको, मतलब लोएस्ट मतलब कम प्राइस में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपका बेनिफिट कम होता जाएगा कम होता जाएगा, इसलिए यू शेप में फिर ऊपर चला जाएगा आपका, और दोनों को समीशन करके हम क्या बनाते हैं, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व बनाते हैं। ठीक है, आ जाइए अब इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस, इक्विलिब्रियम ऑफ द प्राइस अंडर परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट में आप इक्विलिब्रियम कैसे बनाओगे, ठीक है, मतलब कहां पे आप अपनी कॉस्ट डिसाइड करोगे और कैसी आपकी क्या होगी भैया, प्राइस डिसाइड होगी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको बताया था कि योर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्या आपको ये याद है, मतलब प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्या आपको याद है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको सिखाया था प्राइस आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सब जगह 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए थे। आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ पे प्राइस ए आर और एम आर क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा। उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ पाओगे बेटा। चलिए तो डायग्राम को समझते हैं कि कैसे आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। देखो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक,
मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, आपको पता है वो चीज, और मार्जिनल कॉस्ट कर कट द एमआर फ्रॉम द बिलो, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो इसी कर्व से अपने को समझाते हैं। जो अपना मार्जिनल, पहली बात ये समझ लो कि योर प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर, मतलब ये एम आर ए आर और प्राइस सब चीजें सेम है, तो एम आर की जगह एम आर इज इक्वल टू ए आर बी आप लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा और यहाँ पे पी लिख लीजिए, मतलब प्राइस। अगर आपकी बुक में लिखा हुआ है ओल्ड बुक में तो अच्छी बात है, अगर न्यू बुक वाले भैया यहाँ पे प्लीज जरूर से लिख दीजिए पी और एम आर इज इक्वल टू ए आर, आपका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू ए आर। अब मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां पे टकराता है, ठीक है, एम आर इज इक्वल टू एम सी होगा, वो आपका क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। बट अब आप अगर इसमें देखोगे भैया, किस में, इस कर्व में देखोगे, तो आप बोलोगे भैया ये ना एम आर कर्व है और ये एमसी कर्व है। एमसी कर्व तो भैया यहां पे भी टकरा रहा है, यहां पे भी टकरा रहा है, तो अब मैं क्या करूं, मैं इतना ही बेचूं या मैं यहां तक जाऊं। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे आपकी कॉस्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ये कर्व का उद्देश्य क्या है, ये कर्व मैं आपको समझा देता हूं। ये कर्व है भैया आपका कि आपका एमसी और एमआर में आपको दे देता हूं। आपका एमआर है हर जगह पे 10, कितना है बेटा, 10। ठीक है, अब आप ही मुझे आंसर दोगे कि मैं कहां पे रुकूंगा। ठीक है, आप आंसर दोगे, आप आंसर दोगे। ठीक है, श्योर, श्योर, रिपीट कर देता हूं, डो नॉट वरी अबाउट इट, रिपीट कर देता हूं, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, रिपीट कर देता हूं, डो नॉट वरी अबाउट इट। मार्जिनल रेवेन्यू आपकी कितनी है, सेम है भैया, वो तो हिल ही नहीं रही, वो तो प्राइस और एआर भैया सेम है। अब एमसी की बात करते हैं, आपका मार्जिनल कॉस्ट कितना है, आपका मार्जिनल कॉस्ट है भैया 14, फिर बन गया 12, फिर बन गया 10, फिर बन गया भैया आपका फिर से 8, फिर बन गया आपका 6, ठीक है, फिर आपका बन गया 10, फिर आपका बन गया 12, फिर आपका बन गया 14, और आपका जो एमआर है, एमआर कितना रहेगा, ऑलवेज 10 रहेगा, ऑलवेज भैया कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब देखो, जब आपने पहला प्रोडक्ट बनाया तो आपकी कॉस्ट लगी 10 रुपए, आपने पैसा कमाया 14 रुपए की कॉस्ट लगी, आपने 10 रुपए कमाए। दूसरा प्रोडक्ट बनाया, कॉस्ट कम हो गई, 10 रुपए आपने कमाए, अभी भी आप लॉस में चल रहे हो। ठीक है, नया बिजनेस है भैया, लॉस में चल रहे हो, कोई बात नहीं। आपने अब प्रोडक्ट बनाई 10 रुपए में और आप बिक भी रहे हो 10 रुपए में। अब मुझे ये बताओ कि आप यहां पे रुक जाओगे या आप आगे भी जाओगे जहां पे आपकी कॉस्ट कम लग रही है और आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है। ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, मेरा बिजनेस का पर्पस क्या है, ये तो क्या है भैया, ये तो मेरा स्ट्रगल वाला पॉइंट है, ये क्या है, मेरा स्ट्रगल वाला पॉइंट, इसी को तो मुझे एंजॉय करना है। तो इसको एंजॉय करने के लिए तो मैं इसमें जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा। तो मैं यहां पे रुकूंगा नहीं भैया, मैं यहां पे नहीं रुकूंगा। क्यों, क्योंकि मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो रही है भैया, मेरा एमआर से एमसी कम हो रही है, तो मैं इसको भी जाऊंगा कि नहीं, डेफिनेटली जाऊंगा। यहां पे मैं जाऊंगा, डेफिनेटली जाऊंगा, क्योंकि मेरे को 6 रुपए का कॉस्ट लग रही है और यहाँ पे 10 रुपए का मेरे को प्राइस मिल रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे जाऊं या ना जाऊं, डेफिनेटली बेटा जाऊंगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सॉरी थोड़ा सा कट रहा था, अगर इसके बाद में अगर मैं बेटा बात करूं, मेरे को यहाँ पे 10 रुपए का कॉस्ट लग रहा है और 10 रुपए मुझे मिल रही है। ठीक है, तो ये भी मेरा क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये मेरे दो है, या तो ये या तो ये। और अगर इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद देखूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है। ठीक है, और मेरा एमआर तो सेम ही है, यहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरे को फिर से क्या होगा, लॉस होगा। मतलब मैं यहाँ पे भी जिंदगी में नहीं जाना चाहूंगा, और ये तो हमारा स्ट्रगल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना रुकना चाहूंगा। मैं एक्चुअली में रुकना कहाँ चाहूंगा, यहाँ पे रुकना चाहूंगा। यानी कि मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहीं पे रुक गया, अगर मैं यहीं पे रुक गया तो मुझे इसका तो बेनिफिट ही नहीं मिलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं कभी भी इधर नहीं रुकेगा, क्योंकि इधर तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे एमआर मुझे मिल रहा है 10 रुपए और मेरी कॉस्ट है 8 रुपए, तो ये तो मेरा प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं तो जरूर से जाऊंगा। यहाँ पे भी मेरा क्या हो रहा है भैया, 10 रुपए का प्राइस है, कॉस्ट मेरी कितनी है, 8 रुपए, यहाँ पे भी मैं जाऊंगा। यहाँ पे 10 रुपए की प्राइस, 10 रुपए की कॉस्ट, बस अब मैं रुक जाऊंगा भैया। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बनेगा, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ये वाला। क्या आपको समझ में आया, मुझे बताओ, क्या आपको समझ में आया बेटा ये वाला, कि ये पॉइंट क्यों बनेगा, आगे वाला क्यों नहीं बनेगा। क्योंकि अगर आगे वाले पे यहीं पे अगर रुक जाते, यहाँ पे रुक जाते, तो भैया यहाँ पे जो प्रॉफिट होता, ये जो प्रॉफिट वाला पोर्शन है उसको हम गवा देते, ऊपर लॉस कर दिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉफिट गवा देते, यहाँ पे रुक जाते, तो भैया गलत हो जाता। ठीक है, तो हमारा मेन क्या चीज होता है, प्रॉफिट करना। ये चीज समझ में आ गया, बता दो एक बार कि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला बनेगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम थियोरी पढ़ लेते हैं, कुछ दिया है तो आ जाओ। इन द अबाउट डायग्राम आउटपुट
इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, आउटपुट भैया यहाँ पे दिया हुआ है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर शोन ऑन वाई एक्सिस पे दिया हुआ है इन द डायग्राम। एमआर इज द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड एमसी इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व। एमसी इंटरसेक्ट एमआर कर्व फ्रॉम द बिलो एट द इवन, इट मींस इवन टू कंडीशन सेटिस्फाई। तो यहाँ पे क्या होगा, इवन आपका क्या बनेगा भैया, इवन आपका बनेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना बनेगा, ठीक है, उसे अपन ने M1 से नहीं E1 से डिनोट किया है। हाँ मतलब M1 क्वांटिटी, M1 क्वांटिटी। देखो तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन आपको समझ में आई, दूसरी कंडीशन कि भैया MC कर्व जो है ना, MC कर्व, सॉरी सॉरी सॉरी, MC कर्व जो है ना, MC कर्व वो MR कर्व को नीचे से कट करता होना चाहिए। देखो इसमें से क्या से, ये ऊपर से कर रहा है तो ये नहीं बन सकता, ये नीचे से कट कर रहा है यहां पे, इसलिए ये बनेगा। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो, और प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आ गया कि कोई भी फर्म यहां पे नहीं रुकेगी, यहां पे जरूर से आएगी। तो ऊपर से कट कर रहा है एमसी कर्व, देखो यहां पे लिखा है एमसी कर्व कट द एमआर फ्रॉम बिलो, बिलो से कट करता होना चाहिए तो ही क्या बनेगा, वो इक्विलिब्रियम बनेगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली एमसी इज इक्वल टू एमआर, मतलब एमसी और एमआर दोनों सेम होने चाहिए, और एमसी नीचे से कट करना चाहिए। तो ये भैया ये कैसे कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा। ये तो भैया ऊपर से आ रहा है, ये जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है भैया, ये आपका जो आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ पढ़ते हैं ना तो इकोनॉमिक्स आपको इजी लगने लगेगा। चलो अभी मैं लास्ट वाला रिवाइज कर देता हूं अनिश के लिए। ओके, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है बेटा, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व होता है आपका, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व इज इक्वल टू आपका एवरेज कॉस्ट प्लस सेलिंग कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व प्लस सेलिंग कॉस्ट कर्व, ये आपका क्या बनेगा, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व। मतलब अगर आपका अभी तक का कॉस्ट जो लग रहा था, फॉर एग्जांपल 10 रुपए लग रहा था, आपने सेलिंग के लिए 1 रुपया लगाया, तो आपका सॉरी आपका एवरेज कॉस्ट कर्व, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व कहां पे आएगा, 11 रुपए पे आएगा। यानी कि दोनों को मिला के अपन क्या बनाएंगे, ट्रू एवरेज कॉस्ट कर्व बनाएंगे। अब दोनों को मिलाएंगे क्यों, क्योंकि आपका टोटल कॉस्ट कितना लगा भैया, आपका टोटल कॉस्ट 10 रुपए लगा प्लस सेलिंग का एक्सपेंस 1 रुपए, मतलब आपका टोटल एक्सपेंस कितना लगा 11 पे। तो आपका जो कॉस्ट का कर्व है वो 11 पे आना चाहिए, ना कि 10 पे। तो 11 पे जो हम कर्व ड्रॉ करेंगे उसे हम बोलेंगे ट्रू कॉस्ट कर्व, मतलब सही वाली कॉस्ट जो है वो हमारी कितनी है, 11 रुपए। ठीक है, तो दो अलग अलग ड्रॉ करने से जगह हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके हम इसे ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा भैया, जहां पे लोएस्ट आ रहा है वहां पे आप क्या कर सकते हो भैया, यहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हो अपने, क्या कर सकते हो भैया, आपका जो डिमांड है वो यहाँ से बढ़ा सकते हो सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर करने से। और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहाँ पे बन रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे बनेगा। कैसे यहाँ पे बनेगा, क्योंकि आपका ये कौन सा है, परसिव्ड डिमांड, सॉरी ये वाला परसिव्ड डिमांड कर, और ये आपका कौन सा बनेगा भैया, वो आपका बनेगा प्रोपोर्शनल डिमांड कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। चलो तो ये अपन ने देख लिया कि आपका कौन सा है भैया, आपका परफेक्ट कंपटीशन में कैसे आपका क्या बनेगा भैया, ये आपका इक्विलिब्रियम, परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम हमें देखना है, कैसे देखना है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, उसमें हम देखते हैं भैया शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। ठीक है, शॉर्ट रन में आपको क्या क्या हो सकता है, देखो शॉर्ट रन की अगर बात करूं तो उसमें आपको क्या क्या हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट या तो लॉस होगा। बट लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में आपका होगा नॉर्मल प्रॉफिट। लॉन्ग रन में आपका क्या होगा बेटा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो शॉर्ट रन में ऑलवेज आपका क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट या तो एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है कि एवरेज, एवरेज रेवेन्यू, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट इसका मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अगर आपका रेवेन्यू ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, रुको एक काम करते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज अ ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, तो आपका क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। और वही चीज अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल लॉस के बारे में, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होगा भैया, आपका एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, ये समझ में आ गई, ठीक है, थैंक यू बेटा। और लॉन्ग रन में क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि आपका ए आर इज इक्वल टू ए सी रहेगा।
इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको आगे लिखवाया हुआ है शायद, ये वाला मैंने लिखवा दिया था ना, ठीक है, फिर भी मैंने लिखवा दिया, आप एक और बार यहाँ पे जरूर से लिख लेना ताकि आप जब भी इसको समझ में आए। अब देखो शॉर्ट में कितना होगा, दो चीजें आएगा शॉर्ट में, हमें दो चीजें समझनी है, एक एबनॉर्मल प्रॉफिट और एक एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। अब देखो मैं आपको दोनों चीजें एक ही डायग्राम में समझा देता हूं। ये आपका एम आर, ये आपका ए आर, ठीक है, और ये आपका बनेगा भैया एमसी, एमसी आ जा, ये आपका एम आर, ये आपका ए आर, ये आपका एमसी, ठीक है। अब मुझे ये बताना बेटा, यहां पे आपका क्वांटिटी कितना बनेगा भैया, एमसी और एमआर जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये मेरी क्वांटिटी बनेगी, ओके। और मेरी प्राइस कितनी बनेगी भैया, आपकी प्राइस बनेगी इस क्वांटिटी के सामने ए आर कहां पे आ रहा है, इस क्वांटिटी के सामने ए आर आ रहा है भैया यहाँ पे, तो मेरी प्राइस बनेगी भैया ये वाली, ये क्या बनी मेरी प्राइस बनी, ये मेरा बना क्वांटिटी। इतना सिंपल समझ में आ गया, हाँ भैया। अब मुझे देखना है कि मेरी कॉस्ट कितनी है। शॉर्ट रन में क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट आपको हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अगर मुझे दिखाना है, अगर मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो मुझे कॉस्ट को कम दिखाना पड़ेगा कि ज्यादा, मुझे ये बताइए बेटा। अगर मुझे एबनॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, मुझे प्रॉफिट दिखाना है, तो मेरे को कॉस्ट कम दिखाना पड़ेगा कि ज्यादा, बताइए। कॉस्ट मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा भैया, मेरे को कॉस्ट क्या दिखाना पड़ेगा, मेरे को कॉस्ट कम दिखाना पड़ेगा। यानी कि मैंने प्राइस कहां पे दिखाई, मैंने प्राइस इधर दिखाई है, तो मेरे को कॉस्ट इसके नीचे कहीं पे भी दिखानी पड़ेगी, मतलब मेरा कॉस्ट कर जो है वो नीचे से जाना चाहिए। आगे मैंने समझाया वही मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट कर कहां से, नीचे से, कहीं से भी मैं काट के चला सकता हूँ, यहां से भी, यहां से भी, ऊपर से भी, कहीं से भी, ठीक है। तो मैं यहां से चला रहा हूं, ये मेरा जाएगा भैया, क्या बनेगा, ये मेरा क्या बना, एवरेज कॉस्ट करो। समझ में आया क्या मेरे को बताओ। और मेरी अब कॉस्ट कितनी बनेगी भैया, मेरी कॉस्ट बनेगी ये यहां पे जो आ रहा है, ये मेरा पॉइंट क्या बना, मेरा क्या बना, सी बन गया। तो इतना क्या होगा, ये वाला भैया, ये वाला जो पोर्शन आएगा ना, ये मेरा क्या है, ये मेरा है प्रॉफिट, क्या है भैया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। समझे, बताओ ये डायग्राम समझे कि नहीं समझे, बताओ। देखो यही डायग्राम इन्हें दिया है क्या इसमें, हाँ ये दिया, देखो आ जाओ, आ जाओ भैया, कैसे दिया है, आ जाओ, ओह सॉरी, परफेक्ट कंपटीशन देख रहे हैं ना, एम आर इज इक्वल टू ए आर करना था, मैंने एम आर कर ड्रॉ कर लिया, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ठीक है। एम आर और ए आर तो सेम लेना, ओ हो, मजदूरी हो गई भाई मेरी, ठीक है चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हो, ये आपका क्या बन गया, एम आर इज इक्वल टू ए आर बन गया, हाँ भैया बन गया, ठीक है। तो एम आर और ए आर करो तो आपको पहले से ड्रॉ कर दिया है, रुको मैं फिर से ड्रॉ करके समझाऊं क्या आपको। अच्छा, ये आपका क्या है भैया, एम आर और ए आर करो, एम आर इज इक्वल टू ए आर, ठीक है। ये मेरा क्या बनेगा भाई, ये मेरा बनेगा प्राइस, कैसे प्राइस बनेगा देखो, अब मेरा क्या भैया जाएगा, एमसी कर्व जाएगा, ठीक है। तो मेरा एमसी कर्व इधर से जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक मिनट रुको, पूरा ही ड्रॉ करते हैं ना ऐसे। इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा, ये वाला, एम आर इज इक्वल टू एम सी होना चाहिए, प्लस नीचे से काटते होना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए, हाँ भैया आना चाहिए। तो ये मेरी क्या बन जाएगी, क्वांटिटी बन जाएगी। ये समझ में आया, अभी अपन ने जो पहले वाला देखा ना वही वाला। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे देखना है कॉस्ट। अगर मेरे को प्रॉफिट करना है तो मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए, मतलब इससे नीचे आनी चाहिए, ये पॉइंट से नीचे आनी चाहिए, ये वाले पॉइंट से नीचे आनी चाहिए मेरी कॉस्ट। हाँ भैया, तो मैं कैसे काट के दिखाऊंगा, देखो तो मैं इसको नीचे से लेके जाना है, तो मैं नीचे से कुछ इस तरीके से लेके जाऊंगा, तो ये मेरा क्या है, एम सी, अरे सॉरी, ए सी करना है, हाँ भैया ए सी करना है। तो मेरी कॉस्ट कितनी आई, इतनी आई। तो अब इसको मैं अगर कॉस्ट को इधर दिखाऊं तो ये मेरा क्या बना, कॉस्ट बना। तो ये मेरा क्या बना, ये मेरा बना भैया प्रॉफिट। समझ में आया क्या, बताओ मेरे को, ये वाला समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वांटिटी डिसाइड की, एम आर और एम सी कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये आपका क्या है क्वांटिटी, और
क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है और एम आर इज इक्वल टू क्या होता है प्राइस, तो ये आपकी प्राइस भी वहीं पे आ जाएगी। हाँ भैया वहीं पे आ जाएगी क्योंकि ए आर क्या है भैया सेम है। ठीक है, ए आर से अपने को प्राइस लेते तो ए आर ये वाला है, तो यहीं पे आपकी क्या आ जाएगी प्राइस आ जाएगी। प्राइस आने के बाद अपन क्या करेंगे कॉस्ट, कॉस्ट को अगर कम दिखाने हैं तो नीचे से लेके जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी। क्या समझ में आया क्या? एक बार हाँ ना बोल दो। और अगर ये समझ में आया, अब मुझे ये बताओ, अब मुझे बेटा ये बताना कि अगर मेरे को एबनॉर्मल लॉस दिखाना है तो मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। मेरे को लॉस दिखाना है तो मेरी कॉस्ट क्या होनी चाहिए भैया, लॉस दिखाना है तो कॉस्ट आपकी होनी चाहिए ज्यादा। तो मेरी क्वांटिटी किधर है, मेरी क्वांटिटी तो ये रही, तो इस पे मेरा नीचे आना चाहिए प्राइस से या ऊपर। भैया प्राइस से आपका कॉस्ट ज्यादा होना चाहिए, मतलब इस तरफ कहीं पे आना चाहिए, ऊपर की साइड आना चाहिए कॉस्ट का करो। हाँ भैया, तो देखो अगर मुझे लॉस दिखाना है ना, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे अगर लॉस दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से ड्रॉ करूंगा। ये क्या है मेरा एसी कर्व। अब मेरी कॉस्ट किधर आएगी भैया, इस क्वांटिटी के सामने, इस क्वांटिटी के सामने आएगी भैया, ये वाली मेरी कॉस्ट बनेगी, यहाँ पे मेरी कॉस्ट बनेगी। तो ये क्या बना भैया क्यू, और ये क्या हुआ मेरे लिए लॉस हुआ। कौन सा लॉस, एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ रहा है? देखो एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर आई कॉस्ट नीचे आई, क्यों, क्योंकि एसी कर्व को नीचे से लेके जा रहे थे। ठीक है, देखो अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस का कर्व, लॉस का कर्व कैसे बनाया भैया, लॉस का कर्व एम आर ए आर सेम है, एमसी कर्व जहां से जाएगा ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, ये आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई। प्राइस कितनी होगी, ए आर वाले कर्व को जहां से काट रही है तो ये भी सेम ए आर है, तो ये आपका क्या बन गया प्राइस बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे भैया, आपका लॉस कैसे आएगा, एमसी कर्व देखो ऊपर से जा रहा है, एमसी कर्व कैसे जा रहा है भैया, ऊपर से जा रहा है, यहाँ पे प्राइस है और कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या बन गया भैया, ये आपका बन गया लॉस, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया। ठीक है, सेम टू सेम कर्व आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो यही कर्व आपको नीचे भी दिया हुआ है। ठीक है, लॉस का कर्व दिया है, प्रॉफिट का भी मैंने बता दिया, लॉस का भी बता दिया। एक बार आप जरूर से देखना, दिमाग में ये चीज ध्यान में रखना, क्वांटिटी डिसाइड करने के लिए मैंने जो लिखवाया था ना, ये वाला लिखवाया था मैंने, यहीं पे किधर कुछ लिखवाया था ना, बहुत पीछे भाई, किधर गया किधर गया, हाँ ये वाला ध्यान में रखोगे ना, कोई भी कर्व के लिए अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। एम आर इज इक्वल टू एमसी होगा, वहां पे आपका क्वांटिटी डिसाइड होगा, ए आर कर्व के आपकी प्राइस डिसाइड होगी, और एसी कर्व आपका क्या डिसाइड होगा, कॉस्ट डिसाइड होगा। कोई भी कर्व ड्रॉ करना है अगर दिमाग में ये लेके चलोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलो, तो ये अपन ने देख लिया भैया। ठीक है, ये चीज अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप पॉइंट वाइज भी यहाँ पे देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू कितना बनेगा, ये टोटल रेवेन्यू बनेगा, कॉस्ट कितना बनेगा, ये वाला कॉस्ट बनेगा, और प्रॉफिट कितना बनेगा भैया, ये वाला आपका जो बनेगा पी क्यू आर एस आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओ एम क्या है, क्वांटिटी है, ओपी क्या है, प्राइस है, ओ एम क्या है, क्वांटिटी है, ओ एस क्या है, आपका कॉस्ट है। ठीक है, और ओ पी क्यू एम बनेगा, ये देखो कौन सा ओ पी क्यू एम मतलब रेवेन्यू, और कॉस्ट कितनी बनेगी, ओ एस आर एम बनेगी, और कॉमन कॉमन को निकालोगे तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा भैया, हमारे पास प्रॉफिट बचेगा पी क्यू आर एस। ठीक है, बहुत इजी है, एकदम सिंपल बना। चलिए, कहां पे बेटा P1 और P2, यहां पे नहीं, पी देखो प्राइस का जो लिख रहे हो वो नहीं बेटा, प्राइस एक ही है, मतलब जो आपकी सेलिंग प्राइस है वो एक ही है, और दूसरा है जो एस से डिनोमिनेट करते हो ना, एस से, इसे हम लिख रहे हैं बेटा कॉस्ट है ये। तो अलग अलग से करेंगे, दोनों प्राइस नहीं है, एक प्राइस है, एक सेलिंग प्राइस है, एक कॉस्ट है, इसलिए हम अलग अलग नाम से डिनोट करते हैं बेटा। ठीक है, तो अलग अलग से ही करेंगे अपन। ठीक है, और ये लॉस वाला भी मैंने आपको समझा दिया है कि लॉस आपका कैसे होता है। ये शॉर्ट रन वाला देख लिया। अब देखो लॉन्ग रन में आपका क्या होगा बेटा, लॉन्ग रन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट का होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का अपना मतलब होता है, लॉन्ग रन में होगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका क्या होता है भैया, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, इसकी जगह आप एवरेज की जगह टोटल भी लिख सकते हो। ठीक है, बट मैं एसी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको कर्व में ए दिखना है। ठीक है, तो टी नहीं दिखेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट लिख रहा हूं बेटा। ठीक है, अब देखो इसका कर्व कैसे बनेगा मैं आपको समझा देता हूं। इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा,
इस तरीके से। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, प्राइस सेम रहेगा, ठीक है। ये आपका कौन सा कर्व है भैया, ये मेरा प्राइस है, और ये मेरा कौन सा है, एमआर है, ये मेरा क्या है, एआर है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा निकलेगा भैया, यहाँ पे कर्व अपना कौन सा निकलेगा, यहाँ पे अपना कर्व निकलेगा कौन सा भैया, एमसी वाला, मतलब मार्जिनल कॉस्ट वाला। तो मार्जिनल कॉस्ट वाला इस तरीके से निकलेगा। तो मेरी क्वांटिटी पहले डिसाइड हो गई, हाँ भैया कहाँ पे, यहाँ पे मेरी क्वांटिटी। चलो क्वांटिटी को लिख लेते हैं, आ गया। अब मुझे ये बताओ कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि मेरी जो प्राइस है, मेरी जो प्राइस है वही मेरी कॉस्ट बनेगी। कॉस्ट और प्राइस दोनों सेम होगी, तभी तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉस्ट को सेम रखना पड़ेगा, मुझे यहीं पे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा एसी को, उससे ही मेरी कॉस्ट डिसाइड होती है। तो मैं एसी कर्व कैसे ड्रॉ करूंगा पता है, मेरा एसी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो एसी कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये क्या है मेरा एसी कर्व, ये क्या है भैया मेरा एमसी कर्व, एमसी कर्व। अब मेरा कॉस्ट कितना बनेगा भैया, यहीं पे आ गया मेरा कॉस्ट, कॉस्ट भी मेरा सेम हो रहा है, तो पी यानी कि यही मेरा क्या बन रहा है, एस बन रहा है, पी और एस दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन हो जाएगा। आ जाओ इधर देखते हैं, ये क्या दिया भाई, ये क्या बवाल चीज है भाई, नई बुक है उसमें भी गलतियां, ठीक है। तो ये गलत ड्रॉ किया हुआ है नई बुक में। ओल्ड बुक में क्या है मुझे नहीं पता है, शायद उसमें सही हो, तो आप उसमें से देख लेना। मेरे को बताओ कोई कि ओल्ड बुक में भी गलत है क्या, कि ओल्ड बुक में मैंने जो ड्रॉ किया वो है, ओल्ड बुक में ये होना चाहिए अगर सही है तो, अगर गलत है तो ये होगा। मुझे बताओ कौन सा है, मेरा वाला है, मैंने ड्रॉ किया वो है, बताओ एक बार, या फिर यहाँ पे जो गलत दिया वही है। ये गलत है, हाँ भाई गलत है भाई। इससे तो क्या दिख रहा है भाई, इससे तो लॉस दिख रहा है, ये लॉस वाला डायग्राम है। क्यों, क्योंकि एमआर यहाँ पे प्राइस हो रही है और आपकी कॉस्ट यहाँ पे आ रही है, तो ये तो लॉस वाला है, ये लॉस वाला है, एबनॉर्मल लॉस वाला। ये गलत है भाई, ये एबनॉर्मल लॉस वाला है। मैंने ड्रॉ किया वो है, बताओ एक बार मुझे ओल्ड वाले, अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो मुझे बताओ कि मैंने ड्रॉ किया वो है, बताओ रे भाई। ओके मैंने ड्रॉ किया वही है ना, मैंने ड्रॉ किया वही है, मतलब भैया आप जो नई बुक वाले हैं वो इसे एक बार ड्रॉ कर लेना, नए वाले एक बार इसे जरूर से ड्रॉ कर लेना, ये वाला, ठीक है। नई बुक में भी गलतियां, तो लॉन्ग पीरियड में क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक काम करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अपन कल करेंगे, ठीक है। तो अभी तक यहीं पे रखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार डायग्राम जरूर से देख लेना, बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। आपका वाला, हाँ मतलब मेरे वाला, मतलब ये गलती है। ओके थैंक यू सो मच श्रुति फॉर कंफर्मेशन। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, आई होप यू रियली एंजॉय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।